हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। हम इस क्लास में यह सेमेस्टर 3 CC 7 में हम आज जापानी साम्राज्यवाद का प्रसार और प्रथम विश्व युद्ध में उसकी भूमिका की चर्चा करेंगे। रूस जापान युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात जापान के साम्राज्यवादी विचारों को और अधिक बल मिला और उसने मंचूरिया में रूस से प्राप्त अधिकारों की पुष्टि के लिए चीन से 22 दिसंबर 1905 ईस्वी में एक संधि की, जिसे पीकिंग संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार चीन ने मंचूरिया के 16 नगरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवास के लिए खोल दिया। जापान को कोरिया की सीमा में अपने द्वारा निर्मित सैनिक रेल मार्ग पर नियंत्रण करने का अधिकार मिला। 1906 ईस्वी में मंचूरिया में जापानी उद्योगों तथा रेलवे और सड़कों के प्रबंधन के लिए दक्षिणी मंचूरिया रेलवे कंपनी बनाई गई, जिसने कई उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। ऐसे कार्यों से दक्षिणी मंचूरिया पर जापान का प्रभाव लगातार बढ़ने लगा। रूस और जापान ने मंचूरिया में एक दूसरे के हितों को मान्यता देने तथा अपने पुराने आपसी तनाव को मिटाने के लिए 1907 के जुलाई माह में एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार मंचूरिया में रूसी और जापानी प्रभाव क्षेत्र की सीमा रेखा तय कर दी गई। रूस ने कोरिया में जापान के विशेष हितों को मान्यता दे दी। बदले में जापान ने भी बाहरी मंगोलिया में रूसी हितों के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। जापान कोरिया पर नियंत्रण करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत था और इसी कारण से उसने चीन और रूस से युद्ध किया था। इन दोनों युद्धों के पश्चात कोरिया उसका संरक्षित प्रदेश बन चुका था, पर जापान कोरिया को पूरी तरह से अपने साम्राज्य के अधीन लाना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि अन्य यूरोपीय महाशक्तियां उसके इरादे का विरोध नहीं करेंगी। दूसरी ओर कोरिया भी जापान के संरक्षता या उसकी अधीनता से मुक्त होना चाहता था। 1907 ईस्वी में एक कोरियाई प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं से विश्व को अवगत कराने के लिए हेग शांति सम्मेलन में पहुंचा। इस घटना से जापान अत्यधिक नाराज हो गया, क्योंकि कोरियाई समस्या एक विशाल मंचूरियाई समस्या का एक अंग बन चुका था, जिसकी अवहेलना करना जापान के लिए उस समय तक असंभव हो चुका था। 20 अक्टूबर 1940 ईस्वी को एक कोरियाई द्वारा जापानी राजकुमार की हत्या कर दी गई, जिसके पश्चात कोरिया को जापानी साम्राज्य में मिलाने की मांग बढ़ने लगी। अंततः 29 अगस्त 1910 ईस्वी को जापान ने कोरिया पर अधिकार कर लिया। जापान का कोरिया पर यह अधिकार 1945 ईस्वी तक कायम रहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय जापानी साम्राज्यवाद का एक नया रूप नजर आया। जापान ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित विशाल सेना का गठन किया। उसने एक विशाल जहाजी बेड़े का भी गठन कर लिया था तथा 1911 ईस्वी में आंग्ल जापानी संधि को पुनः दोहराया गया। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसने जापान से सहयोग का आश्वासन मांगा। जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध मौके का फायदा उठाने का निश्चय किया। उसने जर्मनी से यह मांग की कि वह जापान को एशियाई समुद्र वाले सभी जहाज सौंप दे, साथ ही अपने अधिकार वाले अपने चीनी प्रदेशों को भी जापान के अधिकार में दे दे। जर्मनी द्वारा इसका उत्तर नहीं देने पर जापान ने भी उसके विरुद्ध इंग्लैंड के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। 10 नवंबर तक जर्मन फौजों की हार होने लगी। जापानी फौजों ने चीन से जर्मनी के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया
तथा उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर जापानी नौसेना ब्रिटिश नौसैनिकों के साथ प्रशांत और हिंद महासागर में जर्मनी के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे। जापान ने भूमध्य रेखा के उत्तर में कई द्वीपों पर अधिकार कर लिया। अपनी उपलब्धियों को सुनिश्चित करने के लिए उसने 1917 के फरवरी माह में ब्रिटेन से एक गुप्त संधि की, जिसके अनुसार उसने ब्रिटेन से यह आश्वासन ले लिया कि युद्ध के पश्चात जीते गए प्रदेशों पर जापान के अधिकार का ब्रिटेन द्वारा समर्थन किया जाएगा। जापान के द्वारा चीन से की गई 21 मांगे एक अन्य मामला था। विश्व युद्ध के समय यूरोप के सभी देश युद्ध में व्यस्त थे। जापान ने ऐसे अवसर से लाभ उठाने का निश्चय किया। उस समय तक चीन में क्रांति हो चुकी थी तथा मंचू राजवंश का पतन हो चुका था। चीनी गणराज्य धीरे धीरे सशक्त बनने का प्रयास कर रहा था, पर जापान का हित इसी में था कि चीन कमजोर बना रहे। अतः सितंबर 1913 ईस्वी में जब चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति युवान शिकाई की सेना ने नानकिंग पर अधिकार करते समय वहाँ के जापानी लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, तो जापान को वहाँ हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। उसने युवान से मुआवजे की मांग की और युवान शिकाई को इस मांग को मानना पड़ा। इसके साथ ही जापान को चीन में 5 रेल मार्गों को बनाने की भी अनुमति देनी पड़ी। जापान ने चीन पर दबाव लगातार बनाए रखा तथा 18 जनवरी 1915 ईस्वी को उसने युवान शिकाई के समय अपनी 21 मांगे रखी। इन मांगों को स्वीकार करने से चीन पर जापान का पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो जाता। ऐसी मांगों को सुनने के पश्चात चीन में तूफान खड़ा हो गया, जिसके बाद जापान ने अपनी कुछ मांगों को वापस ले लिया, पर शेष मांगों को मानने के लिए उसने चीन को बाध्य कर दिया। इस संबंध में 25 मई 1915 को चीन और जापान के बीच एक संधि हुई। इस संधि के पश्चात जापान के साम्राज्यवादी इरादों को और अधिक बल मिला। उस समय यूरोपीय राज्य युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए जापान पूर्वी एशिया में मनमानी करने के लिए स्वतंत्र था। ब्रिटेन की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी नवंबर 1917 में एक समझौते के द्वारा चीन में जापान के विशेष हितों और उसके अधिकारों को मान्यता दे दी। 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई, जिसके पश्चात चीन में रूसी प्रभाव कायम होने लगा। रूसी प्रभाव समाप्त होने लगा। रूस के चीन से अलग हो जाने के पश्चात जापान का उस क्षेत्र पर प्रभाव और अधिक बढ़ने लगा। चीन ने रेल मार्ग, खान, जंगल तथा अन्य कार्यों के लिए जापान से काफी कर्ज लिया और बदले में जापान को चीनी क्षेत्रों पर कई तरह के अधिकार प्रदान किए गए। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी एशिया में जापान सबसे बड़ी शक्ति बन गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात शांति समझौते के लिए पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जापान ने भी अपनी 3 मांगों को रखा। उसकी मांगों के अनुसार उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित पूर्वी जर्मन द्वीपों पर जापान का अधिकार हो, चीन के शांतुंग प्रदेश पर उसका दावा स्वीकार किया जाए तथा प्रस्तावित राष्ट्र संघ के लिए मूल सिद्धांत के रूप में सभी प्रजातियों को समानता का अधिकार प्राप्त हो। जापान के दावों का उसके साथी देशों ने ही विरोध किया। इस विरोध के कई कारण थे। जर्मन द्वीपों पर जापान के दावे से अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत की अवहेलना होती। चीनी प्रांतों पर उसका दावा चीनी राष्ट्रवाद के विरुद्ध था। इसके अलावा प्रजातीय समानता की मांग का भी कई देशों ने विरोध किया। जब जापान की मांगों को स्वीकार करने की कोई संभावना नजर नहीं आई, तो जापानी प्रतिनिधि ने सम्मेलन से बहिष्कार की धमकी दी। उसने यह भी कहा कि यदि उसका दावा स्वीकार नहीं होगा तो वह राष्ट्र संघ का सदस्य भी नहीं बनेगा।
इस धमकी का असर हुआ और प्रशांत महासागर में स्थित कई द्वीपों पर जापान के संरक्षण को मान्यता दे दी गई। इस सम्मेलन में जापान की मांगों को पूरी तरह से स्वीकार तो नहीं किया गया, पर उसकी जिन मांगों को स्वीकार किया गया उसके भी लाभ कम नहीं थे। वर्साई की संधि के पश्चात जापान संसार की एक महान शक्ति के रूप में सामने आया। थैंक यू।